हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और #BeBold की वीडियो। इस चैनल पे मैंने अपने कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे हैं, इस उम्मीद से कि मैंने जो गलतियां करी पास्ट में आप भी वो ना दोहराएं, या फिर मैं जिस चीज़ से सफ़र कर रही थी अगर आप भी वो फेस कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि आखिर ये क्या है, क्या करना है। तो इसी उम्मीद से अपना एक और एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि है बिकिनी वैक्स को रिलेटेड। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमारी शादी होने वाली है और शादी से पहले हमें बिकिनी वैक्स करानी ही पड़ेगी, या फिर जो ब्राइडल पैकेज हम लेते हैं ना पार्लर वगैरह से भी, उसमें भी इंक्लूड कर दिया जाता है बिकिनी वैक्स। तो ऐसा लगता है कि शायद ये ज़रूरी होता होगा, शायद सभी कराते हैं, मुझे भी कराना चाहिए। तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना उन सारी लड़कियों के साथ में जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकिनी हेयर के बारे में, उन्हें कैसे हैंडल करना है उसके बारे में, जिनकी शादी होने वाली है उन सबके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो ये कि हेयर रखना नहीं रखना, उन्हें किस तरीके से हटाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये आपका पर्सनल चॉइस होता है। आप किस में कंफर्टेबल फील करते हो, आपकी स्किन किस चीज़ में कंफर्टेबल फील करती है। हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है और वो अलग अलग मेथड पे अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी पे कौन सा मेथड सूट कर रहा है। अगर अभी तक आपने बिकिनी वैक्स नहीं कराई है, फर्स्ट टाइम कराने जा रहे हो, तो वो शादी के टाइम पे बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि बिकिनी वैक्स में बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं फर्स्ट टाइम के बाद में। जैसे कि पहला तो आपको कराते वक्त बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है। इंटीमेट एरिया की स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है। वैक्सिंग में जब बाल खिंचते हैं, वो जड़ से निकलते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस होना, इचिंगनेस होना, आपको बाद में खुजली जैसा फील हो, दाने जैसे हो जाए, इन्फेक्शन भी आपको लग सकता है, इनग्रोन हेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि पेनफुल आपको हो सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करी हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं बिकिनी वैक्स कराने गई थी तो मुझे काफ़ी बुरी तरीके का इन्फेक्शन लग गया, दाने जैसे हो गए, बहुत ज़्यादा ईचिंग, बर्निंग वगैरह होना, ये सब मैंने फेस किया है फर्स्ट टाइम बिकिनी वैक्स के बाद में। और दूसरी बार शायद मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई और बहुत टाइम तक मैंने बिकिनी वैक्स कराई ही नहीं थी। एक बार दोबारा जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे करानी चाहिए और बहुत स्मूथ एंड क्लीन जैसा फील होता है, तो मैं अपने पार्टनर को सरप्राइज़ दूं ऐसा सोच के मैंने जब दोबारा ट्राई किया, आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 बार स्ट्रिप लगी वहाँ पे और मेरी जान निकल गई दर्द के मारे। बहुत ज़्यादा दर्द मुझे फील हुआ और मैंने उनसे आधे में ही कह दिया कि बस मुझे नहीं इसको कंप्लीट कराना, इसे छोड़ दो, और मैं लिटरली वहाँ से भाग के आ गई सैलून से। अब यहाँ पे आप मेरे एक्सपीरियंस से 2 चीज़ सीख सकते हैं। पहला तो ये कि बहुत पेन होता है, तो पहली बार में शादी के टाइम पे बिल्कुल भी ना कराएं। अगर आप पहले से कराते आ रहे हैं, यूज्ड टू है आपकी स्किन में कोई इसके आफ्टर इफेक्ट ऐसे कोई मेजर देखने को नहीं मिलते, आपकी स्किन कंफर्टेबल है इसके साथ, तो ही शादी से पहले कराएं। दूसरी चीज़ ये कि हम अक्सर कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे पार्टनर को खुश करने के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में हमारे पार्टनर को अगर हमें कुछ सरप्राइज़ फील कराना है या उनके लिए हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वैक्स ही एक ऑप्शन है। बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जो कि इक्वली अच्छे ऑप्शन है, इजी मेथड है, और इतना ज़्यादा पेन और प्रॉब्लम्स लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि बिकिनी वैक्स नहीं करानी तो क्या करें, आपको एक अच्छा लुक भी चाहिए, हेयर रिमूव भी करने हैं, लेकिन साथ ही वो इजी मेथड हो और सेफ मेथड हो, तो मुझे रेज़र यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट लगता है। बहुत सारे लोगों को रेज़र यूज़ करना ठीक से नहीं आता है, जिसके कारण उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट डोंट वरी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगी कि कैसे आप इजीली अपने बिकिनी हेयर को शेव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस तरीके का रेज़र यूज़ करना है, जिसमें बहुत सारे ब्लेड हो। 4-5 वो वाला रेज़र आपको यूज़ नहीं करना है, 2-3 ब्लेड वाला रेज़र आपको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ब्लेड होने से आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और आपका बिकिनी एरिया पे आपको रैशेस हो सकते हैं। जिस रेज़र से आप अपनी पूरी बॉडी के हेयर रिमूव करते हैं, वो सेम रेज़र आप अपने बिकिनी एरिया पे यूज़ ना करें। बिकिनी के लिए अलग से रेज़र लें। आजकल मार्केट में बिकिनी एरिया के लिए स्पेशली बनाए गए रेज़र उपलब्ध हैं, आप उनमें से कोई ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे अपने बिकिनी हेयर को रिमूव करने के लिए। ऐसा ही एक रेज़र है ये नामिया का,
तो ये है नामिया का अल्ट्रा सेंसिटिव बिकिनी रेजर। ये इतना छोटू सा कॉम्पैक्ट सा रेजर है, ये हर लड़की की वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए। आपके पर्स में भी आप इसे कैरी कर सकते हो, ट्रैवल किट में कैरी कर सकते हो, और जब आप बाहर जाते हो, जैसे हनीमून पे न्यूली मैरिड लोग जा रहे हैं, तो आप इसे कैरी कर सकते हो, और जब भी आपको ज़रूरत है आप इसे अपने हेयर रिमूव कर सकते हो। इसके छोटे साइज़ की वजह से ये इसे काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली बनाता है। इसके अंदर मिल जाएगा आपको ये मॉइस्चराइजिंग स्ट्रिप, जिसकी वजह से आपको रैशेस वगैरह नहीं होंगे। एंटी स्लिप ग्रिप है इसमें, जिसकी वजह से आप इसे इजीली पकड़ सकते हो और अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। इसकी शेप और साइज को देखिए, ये इंटीमेट एरिया के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। हाइजीनिक और ईजी है इसे मेंटेन करना। तो नामिया का ये अल्ट्रा सेंसिटिव बिकिनी रेजर आप भी अपने लिए खरीद सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। अब मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि रेजर सही से कैसे यूज करते हैं, ताकि आप इजीली रेजर यूज कर पाओ। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, मैक्सिमम ग्रोथ आपकी हो रखी है, तो पहले तो आप उसको ट्रिम कर लो। थोड़ा सा ट्रिम करने के लिए आप चाहें तो सीजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा सा आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोई भी ट्रिमर का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम लेंथ होने की वजह से रेजर आप इजीली यूज कर पाओगे और टाइम भी कम लगेगा। इक्वल लेंथ होगी, एक बराबर की लेंथ होगी, तो उसकी वजह से आपका रेजर बार बार क्लॉग नहीं होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज्यादा बड़े बाल जब हम रेजर से रिमूव करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो रेजर के ब्लेड्स होते हैं ना वो क्लॉग हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले उसको ट्रिम कर लो अपनी ग्रोथ को, उसके बाद में फिर आप यूज कर सकते हो अपना रेजर। स्टेप 2 में आप अपने इंटीमेट एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए इंटीमेट वॉश से, या जो भी आप मेथड यूज करते हैं वॉश करने के लिए। अगर आप साथ में नहा रहे हैं तो पहले आप नहा लीजिए और उसके बाद में लास्ट में आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। अब आता है स्टेप 3। इसमें आपको कोई भी शावर जेल या शेविंग जेल या फिर जो इंटीमेट वॉश आप यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके थोड़े से वहाँ पे झाग बना लेने हैं। उससे क्या होता है ना, एक बैरियर क्रिएट होता है और इजीली आप शेव कर पाते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगी अपनी तरफ से, अगर आप शेविंग जेल यूज़ कर पाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। शेविंग फोम आप यूज़ कर सकते हो, बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हो, तो कुछ भी ऐसा जिससे झाग बन जाए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाली कोई चीज़ ना हो, कोई हार्श ऐसी चीज़ ना हो जो कि अगेन आपको इन्फेक्शन दे दे या वहाँ का पीएच बैलेंस ख़राब कर दे। अब आपको झाग जब बन गए उसके बाद में अपना रेज़र लेना है और बालों के नीचे की डायरेक्शन में आपको हेयर रिमूव करने हैं। जैसे कि अगर ये आपकी स्किन है और ऐसे नीचे की डायरेक्शन में हेयर हैं, तो आपको अपना रेज़र भी ऐसे नीचे की तरफ चलाना है। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलाना है, लेफ्ट में या राइट में नहीं चलाना है, ऊपर से नीचे की तरफ बालों की डायरेक्शन में ही आपको रेज़र को यूज़ करना है। अदरवाइज ये पेनफुल हो सकता है और आपके इनग्रोन हेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन में रैश या रेडनेस भी आ सकती है। तो हमेशा नीचे की तरफ ही चलाएं। अब जब आपके इनर थाइस की बात आती है, तो इनर थाइस के हेयर अगर आपके अगेन ऐसे हैं, थोड़े अंदर की तरफ हैं, तो उसमें आप इस तरीके से चलाइए। बालों की डायरेक्शन को आप देखिए कैसे हैं वो। अगर आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो तो आप एक मिरर का यूज़ कर सकते हो, उसमें देख के आप देखिए कि बाल किस तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे साइड से अंदर की तरफ कीजिए, और नॉर्मल जो ऊपर का एरिया होता है उसको इस तरह कीजिए। जो वल्वा का एरिया होता है वहाँ पे स्किन थोड़ी सी लूज होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक हाथ से उस स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए ताकि वो एकदम थोड़ी टाइट सी हो जाए, और फिर दूसरे हाथ से रेज़र को यूज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि वो लूज सी स्किन का कटने का डर नहीं रहेगा। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि थोड़ी लूज स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, टाइटनेस नहीं है, जैसे लिप्स के अराउंड का एरिया होता है, तो वहाँ पे आप एक हाथ से उसको ऐसे स्ट्रेच करके उसको टाइट कर सकते हैं। सेम वे में अगर आप अपने बट के आसपास के हेयर रिमूव करना चाह रहे हैं, मतलब बैक वाले एरिया के, तो वहाँ पे भी स्किन लूज हो सकती है, तो आप एक हाथ से वहाँ पे स्ट्रेच कीजिए और फिर रेज़र से उसको रिमूव कीजिए। अब क्योंकि हम काफ़ी बड़े एरिया से हेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो होगा कि 2-3 बार ऐसे आपने स्ट्रोक किया और ये आपके रेज़र में काफ़ी सारे बाल आपको दिखे। अब अगर ऐसे ही आप करते रहोगे तो आगे के हेयर रिमूव नहीं होंगे, तो साथ में रेज़र को क्लीन करना भी ज़रूरी है। इसे क्लीन करने के लिए या तो आप अपने वॉश बेसिन का नल खोलो और वहाँ पे ऐसे रन कर लो, अदरवाइज दूसरा एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है,
जो कि अक्सर सैलून वाले शॉप में भी यूज़ होता है कि अगर आप एक मग्गा ले पाओ, एक मग ले लो और उसमें पानी भर लो और जैसे 2-3 बार आपने स्ट्रोक मारा और उस मग में इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे हिला के इसको वॉश कर लिया, आपका रेज़र क्लीन हो जाएगा। जो भी बाल होंगे या जो फोम होगा वो पानी में चला जाएगा। तो ऐसे ही आप 2-3 बार इसको स्ट्रोक लगाओ और जब ये भर जाए रेज़र आपका तो उसको पानी में आप क्लीन कर लो। अब अगर आपको ऐसा लगे कि पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया है और अभी आपकी शेविंग बाकी है तो उस पानी को भी आप फेंक के दूसरा भर सकते हो। तो इस तरीके से इजीली शेव कर सकते हैं एंड एकदम स्मूथ आपको एरिया मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेविंग के बाद में आपको क्या केयर करनी है ताकि आपका इंटीमेट एरिया एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ रहे और काफ़ी ईजी आपके लिए हो जाए। पहला आपको क्या करना है, जब आप उस एरिया को सुखाओगे तो आपको रगड़ना नहीं है, एकदम पैट ड्राई करना है धीरे धीरे से। इसके बाद में आप थोड़ा सा ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा के आप हल्का सा वहाँ मसाज कर दीजिए। मॉइस्चराइज करने के बाद में आप अपने कपड़े पहन सकते हैं। अंडरवियर कोशिश कीजिएगा कॉटन के पहने या फिर एकदम सॉफ्ट वाले फैब्रिक के पहने, बहुत ज़्यादा हार्श अंडरवियर ना हो ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी आप अवॉइड कीजिए 2-3 दिन पहनना, थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए रूम मिले आपकी स्किन को। इसके बाद में एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब ये रेज़र आपका काम हो गया, अब आपको स्टोर करके रखना है ना, तो इस तरीके से ये पैक हो गया। अब ये गंदा नहीं होगा, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो कहीं भी। इसके ब्लेड कहीं इधर उधर आपकी दूसरी चीज़ों पे नहीं लगेंगे, ब्लेड भी ख़राब नहीं होंगे और आपका दूसरा सामान भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं रेज़र यूज़ करना प्रेफर करती हूँ और बिकिनी वैक्स कराने के बारे में मैं अब सोचती भी नहीं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि रेज़र करने के बाद में आपकी जो ग्रोथ आएगी ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हार्ड बाल आएंगे या बहुत जल्दी आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आपको तभी होती है जब आप ठीक से रेज़र ना यूज़ करो। तो जो मैंने स्टेप्स बताए अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप इजीली रेज़र के साथ भी कंफर्टेबल रह पाओगे और आपकी जब ग्रोथ दोबारा आएगी ना, वो कम से कम 20-25 दिन बाद ही आएगी। तो महीने में एक बार ही आप अच्छे से रेज़र कर लो, उसके बाद में आप वेट कर सकते हो दोबारा से ग्रोथ आने का। और इसके बीच में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रिमूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि 15 दिन बाद आप फील करो, तो आप बीच में भी कर लो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रेफरेंस है और आपके पार्टनर से भी आप ओपनली इस बारे में बात कर सकते हैं कि उनकी क्या प्रेफरेंस है। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपने हेयर रिमूव कर लें, क्योंकि पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो जब हेयर्स के साथ मैसअप हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है और आपको उससे भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि पीरियड से जस्ट पहले आप शेव कर लीजिए। तो यही सारे टिप्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरी लड़कियों के साथ में भी। मैं चलती हूँ, अभी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।